हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे प्रधानमंत्री भाग 2 यानी प्रधानमंत्री सीरीज का दूसरा भाग आज हम करेंगे। हमने पढ़ा था 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई थी। हम पढ़ेंगे आज रियासतों से संबंधित मामलों के बारे में, यानी कितनी रियासतें थी और किसने विद्रोह किया और कौन सी को आसानी से मिल गई और किसमें ज्यादा मेहनत हुई भारत के राजनेताओं की। तो आओ शुरू करते हैं। अंग्रेज भारत को आजादी देने के साथ राजाओं के साथ की गई संधि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी भी खत्म कर रहे थे, जिसके कारण सभी रियासतें रजवाड़े स्वतंत्र हो गए अपने निर्णय लेने के लिए। यानी जो अंग्रेज है भारत को आजादी देने के साथ साथ जो रियासतों के साथ संधि की हुई थी लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, जिसका मतलब था कि जो रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी इस पैरामाउंसी के अनुसार। अब वो जा रहे हैं तो अब वो इस पैरामाउंसी को भी खत्म कर रहे थे। यानी जो राजा थे वो अब अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, या तो वो भारत में शामिल हो या वो पाकिस्तान में शामिल हो या फिर वो अपना एक अलग देश बना ले। तो उस समय के भारत में छोटे बड़े बिचले मिलाकर कुल 565 रियासतें थी। तो अब लैप्स ऑफ पैरामाउंसी खत्म हो रही थी, यानी 565 रियासतें क्या हो रही थी, आजाद हो रही थी। तो 565 रियासतें चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हों, हिंदुस्तान में शामिल हों या फिर भारत में शामिल हों। अब सोचना ये था कि 2 देश आजाद हो रहे थे या 565, यानी सभी राजा भी कंफ्यूज थे अभी अब क्या करें, और भारत के जो राजनेता थे वो भी परेशान थे। भारतीय राजनीतिक नेताओं के पास अब इन रियासतों को भारत में मिलाना मुख्य समस्या थी, क्योंकि अगर ये रियासतें थी तो पूरे भारत की, अगर भारत को एक रखना है, अखंड भारत रखना है, तो इन सभी रियासतों को मिलाना एक मुख्य कार्य हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वीपी मेनन इनके बारे में सोच रहे थे। ये तीनों नेता थे उस टाइम, खासकर ये तो सभी इसी के बारे में सोच रहे थे कि रियासतों का क्या किया जाए, कैसे इनको शामिल किया जाए। दूसरी तरफ जिन रियासतों की सीमा पाकिस्तान से लगती, जैसे जोधपुर, जम्मू एंड कश्मीर आदि को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश में लगा था। दूसरी तरफ जो मोहम्मद अली जिन्ना था, जिनको पाकिस्तान अब मिल गया, तो मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व कर रहा था, तो वो भी राजाओं को लालच दे रहा था, मीटिंगें कर रहा था उनके साथ जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है कि वो उसमें पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो यह एक मुख्य समस्या थी भारत के राजनेताओं के सामने उस टाइम। तो अब देखते हैं। पहले बंटवारे से बहुत खून खराबा हो गया था। बंगाल व पंजाब में बहुत मौतें हो चुकी थी। इसको देखकर भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी परेशान थे। यानी जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो उस टाइम देश में खून खराबा बहुत हुआ, यानी मारकाट हुई थी बहुत ज्यादा, खासकर पंजाब और बंगाल के इलाके में, क्योंकि यहाँ बंगाल से जो हिंदू थे वो जो बांग्लादेश में हिंदू थे वो उनको वहां से हिंदुस्तान में आना पड़ा, और जो अपने पंजाब के इलाके में ज्यादातर मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे। तो इस बीच लोगों में मारकाट छिड़ गई, खून खराबा हो गया, बहुत से लोगों की जानें गई। तो जो भारत के वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन, वो भी परेशान थे इस चीज को देखकर। वीपी मेनन जो वायसराय के सलाहकार थे, माउंटबेटन से कहा आप रियासतों के एकीकरण करने में भारत के नेताओं का साथ दें। यानी जो वीपी मेनन थे अपने, वो वायसराय के सलाहकार थे। उन्होंने माउंटबेटन से सलाह दी या फिर कहा कि आप हैं जो रियासतों के एकीकरण में भारत के नेताओं का साथ दें, यानी पहले ही बहुत खून खराबा हो चुका है। तो माउंटबेटन जो थे
वो एक लंबी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। वो नहीं चाहते थे कि अब आगे कोई युद्ध हो, वो चाहते थे शांति से काम हो, शांति से दोनों देश अपना अपना संविधान सभा बना लें और अपना अपना राज या सत्ता चालू करें। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सरदार पटेल से मिले, वह हिंदुस्तान की तरफ खड़े हो गए। यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने तो निश्चय किया कि वह हिंदुस्तान की मदद करेंगे। अब सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन की देखरेख में वीपी मेनन ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी सहमति पत्र तैयार किया। यानी जिस भी रियासत के राजा का इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो गए तो उसका वो भारत का अंग बन गई, यानी वो भारत में शामिल हो गई। अब दक्षिणी सुदूर का एक हिस्सा था त्रावणकोर, जिसने 11 जून 1947 को खुद को अलग देश बनाने की घोषणा कर दी थी। और साथ में 12 जून 1947 को हैदराबाद के निजाम ने भी घोषणा कर दी कि वो भी एक अलग देश बनाएगा। इससे जो दक्षिण भारत की रियासतें थी, अगर ये अपना अपना अलग अलग देश बना लें तो जो पूरे उत्तर भारत का संपर्क है जो वो दक्षिण भारत से टूट जाता। इस सब को देखकर रियासती मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। यानी यही भारत के जो नेता थे सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको ये देख के चिंता हुई कि अब इन पर तो कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो इन सब को देखकर एक रियासती मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया। सरदार पटेल इसके मंत्री बने और वीपी मेनन इसके सचिव बने। तो 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने राजाओं को संबोधित किया व भारत की संविधान सभा में आने को आमंत्रित किया। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने राजाओं को संबोधित किया और आग्रह किया, आमंत्रित किया कि आप आए, हम सब एक हैं और भारत की संविधान सभा में आपका स्वागत है। 25 जुलाई 1947 को राजाओं को संबोधित किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा 15 अगस्त को सत्ता सौंप दी जाएगी। लॉर्ड ने पाकिस्तान व हिंदुस्तान में मिलने की भौगोलिक स्थिति देखें, जनता के हित को देखें, पाकिस्तान व हिंदुस्तान में मिलने के लाभ बताएं। इशारा भारत की तरफ था। यानी सिंपल समझें तो 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने राजाओं को संबोधित किया और कहा कि 15 अगस्त को हम सत्ता सौंप देंगे, आप उससे पहले अपना निर्णय लें, पाकिस्तान में शामिल होना या हिंदुस्तान में। और निर्णय सोच समझ के लें, अपनी भौगोलिक स्थिति देखें कि आपको किस देश में शामिल होना उचित रहेगा और जनता के बारे में सोचें भी जनता का रुख है वो किस देश की तरफ है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दोनों देशों में मिलने के लाभ बता दिए थे भी इसको भौगोलिक लाभ भी होगा, जनता का भी हित होगा, आपका एरिया अगर इस यहाँ पे है तो आप भारत के लिए उचित हैं। मतलब सब राजाओं को संबोधित किया। यानी उसका इनडायरेक्टली इशारा भारत की तरफ था। ज्यादातर रियासतों में भी आपको भारत में ही में अपना विलय करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। तो इस भाषण के बाद काफी रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। तो जो बहुत सी छोटी छोटी रियासतें थी, बहुत सी रियासतें भारत में मिल गई, परंतु जोधपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद, मणिपुर, कुछ रियासतों ने अलग रहने का फैसला किया। इनमें से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में थोड़ी सी समस्या थी, बाकी ये सब तो मिल गई थी आजादी से पहले ही। ये जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इनको 15 अगस्त के बाद भारत में मिला गया, वो आगे देखेंगे हम। पहले जोधपुर के बारे में जानते हैं थोड़ा। जोधपुर राजस्थान में 3600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की एक रियासत थी। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती थी। इसके महाराज थे हनुमंत सिंह और वो फैसला नहीं ले पा रहे थे कि भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों। वो कंफ्यूज थे। कंफ्यूज या
फैसला इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं मैं गलत फैसला ना ले, अगर मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं और कल को पाकिस्तान के नेता हैं जो हमारी कदर ना करें तो कहीं जनता परेशान ना हो। वो 6 अगस्त 1947 को जिन्ना से मिले और अपनी शर्तें बताई कि अगर मुझको पाकिस्तान में शामिल होना है तो मैं इन शर्तों को मानना पड़ेगा। फिर 9 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन से मिले। लॉर्ड ने सरदार पटेल से मुलाकात करने को कहा। फिर 10 अगस्त को हनुमंत सिंह सरदार पटेल से मिले, यानी 10 अगस्त 1547 को हनुमंत सिंह सरदार पटेल से मिले। सरदार ने उनको अच्छे से समझाया तो हनुमंत सिंह को, तो 11 अगस्त 1947 को उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस प्रकार जोधपुर तो आसानी से भारत का अंग बन गया। उसके बाद आती है जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में एक रियासत थी। इसके नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी, जिसकी 2 आदतें मुख्य थी, एक तो जानवरों से प्यार और दूसरा नाच गाने में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और इस रियासत के नवाब मुस्लिम थे पर जनता ज्यादातर हिंदू थी, लगभग 80% जनता हिंदू थी। सितंबर 1947 में जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में जाने की घोषणा कर दी, यानी मोहम्मद मोहब्बत खान ने पाकिस्तान में जाने का निर्णय ले लिया सितंबर 1947 में। इसको देखकर भारत के नेताओं ने भी सोचा भाई ये तो हाथ से गया, तो उन्होंने बैठक की और जूनागढ़ के नवाब से मिलने वीपी मेनन को भेजा। लेकिन जो नवाब के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, उस वीपी मेनन शाहनवाज भुट्टो से मिले। शाहनवाज भुट्टो ने नवाब से मुलाकात नहीं होने दी वीपी मेनन की। तो फिर मेनन ने संदेश दिया कि जो नवाब ने फैसला लिया है उससे जनता नाराज है, विरोध हो सकता है और उसमें कुछ भी हो सकता है, यानी राजा की पूरी डायनेस्टी पर आंच आ सकती है, खतरा हो सकता है। जो वीपी मेनन थे वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए जूनागढ़ के बारे में, लेकिन जो छोटी छोटी जागीरदार थी जूनागढ़ के में ही, जैसे मंगरोल और बाबरियावाड़, इन दोनों जागीरदारों को हिंदुस्तान में मिला लिया। इसको देखकर नवाब गुस्सा हो गए और नवाब ने अपनी सेना भेजी और भारत ने भी रियासत के चारों ओर नाकाबंदी कर दी थी। तो एक तरफ हिंदुस्तान की फौज और दूसरी तरफ जनता का विरोध, इससे जो नवाब थे वो डर गए और पाकिस्तान भाग गए। बच गए कौन? दीवान शाहनवाज भुट्टो ने जिन्ना से मदद मांगी, क्योंकि पहले ऊपर तो उन्होंने जिन्ना का ही देना था क्योंकि वो पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुके थे, परंतु जिन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। तो 7 नवंबर 1947 को दीवान ने भारत में मिलने की पेशकश की। दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत में मिलने की पेशकश की। फरवरी 1948 में भारत ने जनमत संग्रह करवाया, जिसमें पाकिस्तान को कुल 51 वोट मिले और भारत को 1,19,000 वोट मिले और जूनागढ़ की रियासत भारत का हिस्सा बन गई। जनमत संग्रह इसलिए करवाया ताकि जो दुनिया ये ना सोचे कि भारत जबरदस्ती से या फिर किसी सेना के दम पर ऐसा कर रहा है। तो सरदार पटेल जो रियासत के मंत्री थे उन्होंने जनमत संग्रह करवाया फरवरी 1948 में, जिसमें पूरा समर्थन मिला भारत को और जूनागढ़ आसानी से भारत का एक अंग बन गई। त्रावणकोर रियासत, इसके राजा थे बलराम वर्मा और इसके दीवान थे रामास्वामी अय्यर। त्रावणकोर रियासत में आज के केरल व तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा आता था। 11 जून 1947 को दीवान अय्यर ने अलग रहने की घोषणा की, पर जनता इस फैसले से खुश नहीं थी। जो इन्होंने घोषणा तो कर दी कि हम अलग देश बनाएंगे, परंतु जनता इससे खुश नहीं थी और आजादी से कुछ दिन पहले ही दीवान पर जानलेवा हमला हुआ। इससे दीवान भी डर गया और राजा भी डर गया, क्योंकि जनता विरोध कर रही थी। तो दोनों डर गए और उन्होंने
आजादी से 3 दिन पहले ही माउंटबेटन को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके दे दिया। इस प्रकार त्रावणकोर भी भारत का में विलय हो गई या मिल गई। अब आते हैं जब मामला फंसता है, हैदराबाद रियासत। इसके निजाम थे मीर उस्मान अली बहादुर और दीवान थे कासिम रजवी। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी। इसमें आज के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिले शामिल थे। यह रियासत बहुत अमीर थी। इस रियासत के नवाब की गिनती दौलत वाले व्यक्तियों में होती थी। यानी जो हैदराबाद की रियासत थी यह बहुत, एक तो इसका एरिया ज़्यादा था और ये सबसे अमीर रियासतों में आती थी। यानी जो इसका निजाम था वो दौलतमंद लोगों में आता था। 12 जून 1947 को निजाम ने आज़ादी का ऐलान किया। यानी भारत की आज़ादी से पहले 12 जून 1947 को हैदराबाद के निजाम ने भी घोषणा कर दी कि वो भी एक अपना स्वतंत्र देश बनाएगा। भारत सरकार और हैदराबाद के बीच नवंबर 1947 में एक समझौता हुआ कि 1 वर्ष तक ऐसी स्थिति रहेगी। होता क्या है, जो ये आज़ाद रहने की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन भारत के लोग इससे आग्रह करते हैं कि जो ये हमें भारत को एक रखना है तो आप भारत में शामिल हो जाएं। लेकिन इसका निजाम जो मानता नहीं है। जो इसका दीवान था कासिम राजवी, दीवान तो क्या था, खास आदमी था इसका निजाम का, या दीवानी का ही कार्य कर रहा था उस टाइम। वो मान नहीं रहे थे, परंतु फिर उन्होंने एक समझौता कर लिया कि नवंबर 1947 में जो समझौता कर लिया कि 1 साल तक ऐसी स्थिति रहेगी, ना आप हमें डिस्टर्ब करेंगे ना हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। परंतु उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये समझौता सिर्फ 1 वर्ष के लिए था कि अब जैसी स्थिति अब है ऐसी ही स्थिति रहेगी। हैदराबाद की जनता में भी जो जनता थी उसमें ज्यादा आबादी हिंदू थी और जनता ने विरोध किया। तो जनता ने इस जो नवाब के फैसले का विरोध किया। तो नवाब व कासिम रजवी ने एक सैनिक बल बनाया जिसे रजाकार कहा जाता था। तो उन्होंने जो विद्रोह कर रहे थे रजाकारों ने, खासकर इसमें जो जनता में क्या थे, हिंदू थे, और इन रजाकारों ने गैर मुसलमानों पर अत्याचार किए, लूटपाट की, मतलब इन्होंने जनता का जीना मुश्किल कर दिया था। और 10 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने आखिरी बार निजाम को पत्र भेजा कि भारत में शामिल हो जाए, पर मना कर दिया। क्योंकि सरदार पटेल को ये खबरें मिल रही थी कि रियासत में ऐसे खून खराबा हो रहा है, हिंदुओं को का कत्लेआम हो रहा है, दिन भर दिन लूटपाट हो रही है और जनता खुश नहीं है। तो उन्होंने लास्ट बार 10 सितंबर 1948 को पत्र भेजा कि भारत में शामिल हो जाएं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में ऑपरेशन कैटरपिलर यानी पोलो चलाया गया, जिसमें भारत की सेना थी वो हैदराबाद में घुस गई। यानी तो सरदार पटेल ने भारत की सेना को हैदराबाद में भेज दिया ताकि इस लड़ाई को खत्म किया जा सके, यानी यह जो लूटपाट हो रही थी इसको खत्म किया जा सके। 5 दिन लड़ाई चली, 5 दिन में ही सेना ने इसको कंट्रोल कर लिया। तो 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार जो हैदराबाद की थोड़ी समस्या हुई थी यह भी सोल्व हो गई। अब आते हैं जम्मू कश्मीर रियासत पर, जिसका मामला ज्यादा फंसता है और अभी तक ये अच्छे से सोल्व भी नहीं हुआ। इसके महाराजा कौन थे? हरि सिंह। यह उत्तर भारत में एक रियासत थी। यहाँ राजा हिंदू थे पर जनता मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह अपना आजाद कश्मीर चाहते थे, किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। जो महाराजा हरि सिंह हैं
वो अपना आज़ाद कश्मीर चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपनी वैली को अपने हिसाब से मैनेज करूंगा, अपना देश बनाऊंगा, ना मैं पाकिस्तान में जाऊंगा ना मैं हिंदुस्तान में जाऊंगा। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान का जो नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका पूरा का पूरा फोकस है जो जम्मू कश्मीर पे था। उन्होंने जूनागढ़ हैदराबाद में इतनी मेहनत भी नहीं ना वो चाहते थे, क्योंकि उनको पता था ये भारत के बीच में पड़ती है और यहाँ शामिल होंगे तो हमें फिर मुश्किल होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान सीमा से बिल्कुल लगता था। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो इसको अपना मान ही चुके थे, क्योंकि वहां आबादी भी मुस्लिम थी। दूसरा, हाँ, मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो महाराजा हरि सिंह को भी यही सलाह दी कि आप पाकिस्तान में मिल जाएं, इससे भारत भी नाराज नहीं होगा, अगर क्योंकि आबादी मुस्लिम है। परंतु राजा ने 15 अगस्त तक कोई निर्णय नहीं लिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन भी अपना दिल्ली आ गए। तो इस रियासत में एक और शख्स का अच्छा किरदार है, उसके बारे में और जान लेते हैं। शेख अब्दुल्ला, ये पढ़ा लिखा और लोकतंत्र चाहने वाला व्यक्ति था। यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारों वाला व्यक्ति था और ये चाहता था कि कश्मीर में लोकतंत्र हो, राजशाही को ये खत्म करना चाहता था। ये चाहता था कि राजा अपना पद छोड़े, और इस चीज को देखकर जो वहां के राजा महाराजा हरि सिंह थे, उसने शेख अब्दुल्ला को 1946 में जेल में बंद कर दिया था। परंतु नेहरू भी समाजवादी नेता थे और शेख अब्दुल्ला भी, और उनके अंदर दोस्ती भी थी। तो नेहरू के दबाव में शेख अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया और वो कश्मीर में लोकतंत्र लाने के लिए, राजशाही खत्म करने के लिए काम करने लगे। और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाई और जन आंदोलन चलाया। मतलब शेख अब्दुल्ला लोकतंत्र चाहते थे, परंतु वो पाकिस्तान के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। वो पहले कश्मीरी थे, वो कश्मीर में लोकतंत्र चाहते थे, वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे, वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। तो होता क्या, 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना यानी जो सेना के बेस में नहीं थी, कवालियों के बेस में थी। यानी सेना अपने बेस को बदलकर कवालियों के बेस में कश्मीर में घुस गई। उनका पाकिस्तान की सेना का घुसने का मतलब क्या था कि वहां भी मुस्लिम हैं और ये भी मुस्लिम हैं, सैनिक भी मिल जाएंगे। अगर राजा नहीं मानता तो विद्रोह कर देंगे ये सैनिक मिलके सबके साथ, तो फिर जनमत संग्रह भी करवाया जाएगा, तो भी ये पाकिस्तान में आ जाएगा। राजा भाग गया तो भी हम इसको अपनी पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो कश्मीर की सेना कहां पे पहुंची, मुजफ्फराबाद में। और कश्मीरी सेना के ब्रिगेडियर थे, कौन थे, राजेंद्र सिंह। वो कवालियों को रोकते हुए शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर सिंह थे राजेंद्र सिंह ने, जिसने कवालियों को 2 दिन तक रोके रखा था। बहुत डट के मुकाबला किया, जिससे राजा को टाइम मिल गया और वो कश्मीर को छोड़कर जम्मू में चले गए थे। तो राजा इस चीज को खबरें आ रही थी कि राजेंद्र सिंह भी मर गया, तो राजा ने भारत से मदद मांगी। तो वीपी मेनन कश्मीर आए और राजा से बात की। तो राजा ने सहायता मांगी। तो यह बात फिर वीपी मेनन ने लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को बताई। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, जब तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनता तब तक भारतीय सेना मदद नहीं करेगी। यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, जब तक राजा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करता तो भारतीय सेना कश्मीर में नहीं जाएगी। तो जम्मू कश्मीर में के बारामुल्ला में कबालियों ने खूब लूटपाट की। फिर तो सेना आगे बढ़ रही थी, बारामुल्ला में आ चुकी थी। तो बारामुल्ला में जो इस सेना ने बहुत अत्याचार किए, बलात्कार किए, मतलब बहुत कमीनापन किया इन्होंने वहां पर। तो ये सब राजा को भी खबरें आ रही थी। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो भारतीय सेना जम्मू कश्मीर गई और कव्वालियों को खदेड़ दिया।
तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक और सलाह दी थी जब ये बातें हो रही थी हस्ताक्षर करने की, तो उन्होंने कहा जब तक कश्मीर में शांति नहीं होती तब ये भारतीय सेना जाए और इनको मतलब मदद करे, लेकिन जब शांति स्थापित हो जाएगी तो जनमत संग्रह करवा लिया जाएगा। ये लॉर्ड माउंटबेटन की भी सलाह थी। तो दूसरी तरफ अपने जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 2 नवंबर 1947 को भाषण दिया कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था हो जाएगी तो जनमत संग्रह करवा लिया जाएगा। वैसे तो हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन नेहरू के इस बयान से थोड़ा सा मामला फंस जाता है। लेकिन नेहरू जी भी यही चाहते थे कि सब कुछ शांति से हो, क्योंकि उधर हैदराबाद में भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। और नेहरू जी को भी यकीन था कि जैसे लद्दाख का एरिया तो हिंदुस्तान में शामिल होना ही चाहता था और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला नेतृत्व कर रहे थे, और जो शेख अब्दुल्ला हैं वो भी समाजवादी थे और वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर जनमत संग्रह कराया तो भी कश्मीर पक्का पाकिस्तान में ही और हिंदुस्तान में ही शामिल होगा। लेकिन उन्होंने फिर यूएनओ में इसको भेज दिया था। लेकिन जो पाकिस्तान के हस्तक्षेप से अब उनका ये लगने लग गया था कि ये शायद जनमत संग्रह अच्छे से न हो। तो ये जो सेना गई थी अपना, ये युद्ध चलता रहा। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हुआ, यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दी गई। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से भारत के हिस्से में आए और 1 हिस्सा पाकिस्तान में गया, जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और 2 हिस्से अपने भारत में, और आगे ये चल रहा है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।